हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शीतल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा विषय है वो क्या है? एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। आज हम एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। जो एस्ट्रोनॉमी है ना, ये जियोग्राफी के अंडर, मतलब इसके बाद हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एस्ट्रोनॉमी देख लेते हैं कि क्या होता है। डिफिनेशन से देखते हैं। अंतरिक्ष का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके पास खगोल विज्ञान कहलाता है। इसको अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं और इसको रशियन भाषा में क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके पास खगोलिकी एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ब्रह्मांड को देख लेते हैं। यूनिवर्स क्या होता है? दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड क्या है? विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं? तारों की संख्या सर्वाधिक है ब्रह्मांड में। इसमें क्या कहा गया है कि दिखाई पड़ने वाले आकाशीय पिंड, मतलब कि आकाश में जो भी दिखाई देता है, जितने भी जो आकाशीय पिंड आकाश में दिखाई देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह इत्यादि जो भी आकाश में दिखाई देते हैं, वे क्या है? ब्रह्मांड कहलाता है। उसे ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड इन सब से मिलकर बना है, ठीक है। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक संख्या किसकी है? वो है आपके पास तारों की। देख लेते जियोग्राफी। जियोग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफी से मिलकर बना है, ठीक है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और जो आपके पास ग्राफी है, ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। ये इन दोनों से मिलकर बना है और इन दोनों का ही अर्थ निकलता है पृथ्वी का वर्णन। जो हमारे पास ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में किसकी संख्या है? तारों की। ब्रह्मांड में सबसे अधिक तारे ही पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम तारों के विषय में ही पढ़ते हैं कि तारे एक्चुअल में होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश हो उसे तारा कहते हैं। जैसे कि सूर्य, ठीक है। मतलब जो जिसके पास क्या होगी? अपनी हीट और लाइट होंगी ना, वो क्या कहलाता है? वो तारा कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास इधर सूर्य है ना, सूर्य के पास क्या है? अपनी ही ऊष्मा होती है और अपनी ही क्या बोलते हैं, अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है। इसलिए जो सूर्य है वो क्या है? एक तारा है, ठीक है। और देख लेते हैं। सूर्य के पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश है, अतः सूर्य एक तारा है। करोड़ों अरबों तारों में से सबसे करीबी तारा सूर्य है। तारा बनने से पहले यह गैसों का गोला होता है जिसे निहारिका नेबुला कहते हैं। तारा क्या होता है? तारा ऐसे नहीं होता कि एक्चुअल में पहले से ही तारा होगा। तारा बनने से पहले क्या होता है? पहले ये ओनली एक गैसों का गोला होता है जिसे हम नेबुला, निहारिका कहते हैं। और जो नेबुला होता है ना, उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण होगा, संलयन होगा। और जो गैसों के अंदर जब क्या होगा? नाभिकीय संलयन चालू हो जाता है ना, तो वो क्या है? जलने लगती है और वह जलता हुआ ही पदार्थ क्या कहलाएगा? वही तारा कहलाता है, ठीक है। तारों के अंदर नाभिकीय संलयन होता है। वो गैसों में होता है। जो नाभिकीय संलयन वो किस में होगा? वो दो गैसों में होगा। जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन का संलयन होता है, हीलियम में होता है, ठीक है। और इसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है और साथ में प्रकाश भी निकलता है। और जो स्टार होता है उसमें क्या चाहिए? उसमें अपने पास क्या क्या चाहिए पड़ता है? उसमें चाहिए पड़ता है हीट और लाइट, और तभी वो तारा बनता है। तो इस प्रकार से हमने तारा पढ़ लिया है। और क्या होता है कि जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा होता है और जिसका टेम्परेचर जो है क्या होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। वो किस अवस्था में चला जाता है? प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। इस प्रकार से तारे किस अवस्था में होते हैं? तारे जो है वो प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। लोहे को गलाकर जब क्या बना देते हैं? पानी बना देते हैं, तो वह भी प्लाज्मा अवस्था में होती है, ठीक है। वो भी कौन सी अवस्था कहलाएंगी? वह भी प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। प्लाज्मा अवस्था बहुत ही क्या होती है? बहुत ही गर्म अवस्था होती है, मतलब कि सबसे गर्म अवस्था होती है प्लाज्मा अवस्था। निहारिका के पास क्या होता है? ना तो ऊष्मा होती है और ना ही प्रकाश होता है उसके पास, ठीक है। उसके पास केवल होता है हाइड्रोजन और हीलियम होता है। और जब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है ना, फिर ही तारा बन जाता है। उसके बाद ही तारा बनता है, जब हाइड्रोजन का हीलियम में क्या होगा? संलयन होगा। तारे के रंग के बारे में देख लेते हैं। जो तारों का रंग है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर ना जो टेम्परेचर क्या होगा? तापमान ज़्यादा होगा तो तारे का कलर कैसा होगा? सफ़ेद होगा। और अगर जो टेम्परेचर है वो मतलब बहुत ज़्यादा, इधर तो था हमारे पास ज़्यादा, और अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा ना, बहुत ज़्यादा हाई होगा टेम्परेचर, तो जो हमारे पास स्टार है, स्टार का कलर कैसा होगा? तो होगा आपके पास नीले रंग का, ठीक है। और अगर तारे का टेम्परेचर क्या कम होगा, अगर तारे का टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है, तो कैसा कलर होगा? तो फिर होगा रेड कलर का दिखेगा तारा, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके पास पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था। जो सबसे गर्म अवस्था होती है ना आपके पास प्लाज्मा अवस्था, वो कौन सी होती है? पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। और पांचवी अवस्था होती है आपके पास बोस आइंस्टीन। ये सबसे ठंडी अवस्था है। पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन, जो क्या है? सबसे ठंडी अवस्था है। तारों का जो फ्यूचर है ना, वो किस पे निर्भर करता है? तारों का फ्यूचर प्रारंभिक द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं लाल दानव की। लाल दानव क्या होता है, ठीक है।
तारे के अंदर ईंधन के रूप में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है ना, और हाइड्रोजन का संलयन होगा आपके पास हीलियम के साथ। लेकिन जब क्या होगा, धीरे धीरे ना हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम क्या खत्म होने लगता है, और सबसे पहले क्या होगा, अंदर का खत्म होगा। ठीक है, अंदर का खत्म होता है। जब अंदर का ईंधन क्या है खत्म हो जाता है ना, तब तारे का आकार क्या बहुत ही बिग हो जाता है, बहुत बड़ा होने लगता है ना। और तारे की इस बड़ी आकृति जो, जब क्या होगा, जो हाइड्रोजन हीलियम क्या है खत्म होने लगता है, तो क्या होता है, ईंधन ना खत्म हो जाता है और तारे का आकार क्या बहुत बड़ा हो जाता है। और तारे की इस बड़ी आकृति को ही हम क्या कहते हैं, लाल दानव। मतलब कि जो तारे की बड़ी आकृति होती है उसे ही हम लाल दानव कहते हैं। और हर एक जो प्रत्येक तारा होता है ना, हर एक तारा क्या है, लाल दानव बनता है फ्यूचर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्वेत वामन की, कि श्वेत वामन क्या होता है। जब तारे का आकार बड़ा होता है, किसमें, जो जब लाल दानव बनता है ना, तो कैसा हो जाता है, तारे का आकार बड़ा होता है। ठीक है, जब तारे का आकार बड़ा होता है तो वह क्या, लाल दानव बन जाता है। और इसके बाद क्या है, जो तारे हैं ना वो चमकना क्या करते थे, कम कर देते हैं वो चमकना। ठीक है, तो उसे श्वेत वामन कहते हैं। मतलब कि जब जो तारे हैं ना वो चमकना कम कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो श्वेत वामन कहलाएगा। ठीक है, और श्वेत वामन को ही जीवाश्म तारा कहते हैं। जो जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, जो श्वेत वामन जो क्या है कम चमकते हैं। ठीक है, उसे ही जीवाश्म तारा कहते हैं। श्वेत वामन केवल छोटे तारे ही बनते हैं। जो छोटे तारे हैं ना, श्वेत वामन केवल वही बनते हैं, बड़े तारे कभी भी श्वेत वामन नहीं बनते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद है काला वामन। काला वामन देख लेते हैं कि ये क्या होता है। श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो है क्या, चमकना कम कर देता है। ठीक है, तभी श्वेत वामन बनेगा। बट जब श्वेत वामन क्या करेगा, बिल्कुल ही छोड़ देगा, बिल्कुल चमकना बिल्कुल ही छोड़ देता है, तो वह क्या कहलाता है, काला वामन का रूप ले लेता है। और इस प्रकार छोटे तारों का अंत हो जाता है। अब देख लेते हैं अभिनव तारा, सुपरनोवा किसे कहते हैं। जो तारे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, वे श्वेतवामन कहलाते हैं। लेकिन जो तारे बहुत बड़े होते हैं ना, वे कभी कभी श्वेतवामन नहीं, वे कभी भी श्वेतवामन नहीं बनते हैं, बल्कि वे तारे क्या है, भड़क जाते हैं। ठीक है, वो तारे क्या हो जाएंगे, भड़क जाएंगे, उनमें विस्फोट हो जाएगा, और उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्फोटक तारा या अभिनव तारा कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड का विस्फोटक तारा, क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्रह्मांड का विस्फोटक तारा किसे कहते हैं, तो वो है आपके पास सुपरनोवा, अभिनव तारा। विस्फोटक तारे में विस्फोट के बाद तो, मतलब जब विस्फोट हो जाता है ना, तो विस्फोटक तारे में, तारे से क्या, तीन टाइप के तारे बनते हैं। सबसे पहले आपके पास है न्यूट्रॉन तारा, एक है आपके पास पल्सर, एक है क्वेसर। अभिनव तारे में विस्फोट के पास न्यूट्रॉन तारा बनेगा, और बनेगा पल्सर, और बनेगा फिर क्वेसर। ठीक है, देख लेते हैं न्यूट्रॉन तारा कैसे बनता है। ठीक है, न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। न्यूट्रॉन तारे का साइज क्या होता है, बहुत बिग होता है, और इसका घनत्व भी बहुत हाई होता है। ठीक है, और इसका आकार क्या होता है, बट इसका आकार क्या होगा, इसका आकार स्मॉल होगा। और न्यूट्रॉन तारे के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में क्या संगठित रहते हैं। देख लेते हैं पल्सर। पल्सर क्या होता है, पल्सर, यह तारा चमकता और बुझता रहता है। क्या होगा, चमकेगा बुझेगा। जो तारा क्या है, चमकता रहता है, बुझेगा, फिर चमकेगा, फिर बुझेगा। ये कौन सा होता है, पल्सर, और ये चमकता और बुझता रहता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें क्या है, उच्च संख्या में क्या विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती है। जो आपके पास पल्सर है ना, इससे उच्च संख्या में क्या निकलेगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती है। यह तीव्र रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेसर तारे की। ठीक है, ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। जो क्वेसर तारे हैं ना, ये क्या है, तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। क्वेसर की चुंबकीय क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, देख लेते हैं ब्लैक होल, कृष्ण विवरण किसे कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन तारा आगे जाकर क्या है, किसी किसी कंडीशन में क्या होगा, आगे जाकर सिकुड़ने लगता है। जो न्यूट्रॉन तारा होता है ना, ये आगे जाकर किसी किसी कंडीशन में क्या है, सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़कर इसका घनत्व क्या बहुत ही हाई हो जाता है। इसका घनत्व क्या है, बहुत बढ़ जाता है। और अगर यह सिकुड़कर इतना घनत्व बना ले कि ये क्या है, प्रकाश को भी रोक दे, मतलब कि जब इसका घनत्व इतना ज़्यादा हाई हो जाए कि ये क्या है, प्रकाश को भी ना आने दे, प्रकाश को भी रोक दे, तो प्रकाश को ना जाने दे, तो फिर यह क्या है, ब्लैक होल, कृष्ण विवर बन जाता है। ब्लैक होल के एक चम्मच मिट्टी का भार कितना होता है, ब्लैक होल के एक चम्मच मिट्टी का भार ना 10 हाथियों के वेट के बराबर होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व भी किसका है, ब्लैक होल का ही होता है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, ब्लैक होल का ही है। और तारा सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से, तारा क्या है, सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुने से बड़े होते हैं, वही तारा ब्लैक होल बनता है। मतलब जो तारे क्या होंगे, सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना बड़े होते हैं, वही तारे क्या है, ब्लैक होल बनते हैं। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसके कारण क्या, इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है ना जब चुंबकीय क्षमता, तो ये क्या करता है, ये श्वेत वामन और आपका काला वामन है, इसको भी अपनी ओर क्या है, खींच लेता है। और अंततः तारों का अंत किससे होगा, ब्लैक होल के रूप में हो जाता है। देख लेते हैं चंद्रशेखर सीमा। सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना द्रव्यमान
को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानव के बाद जो तारों का भविष्य है ना, तारों का फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है? चंद्रशेखर सीमा पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, नोट देख लेते हैं। एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में डब्ल्यू ए फाउलर के साथ क्या है 1983 में क्या नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना। लाल दानव का आकार बहुत ही क्या होता है, बहुत ही बिग हो जाता है। और क्या है, सूर्य जब लाल दानव का रूप लेगा ना तो वह अपने समीप के जो उसके समीप के कितने 4 ग्रह होंगे उनको जला देगा। क्या है, सूर्य जब लाल दानव का रूप लेगा ना तो उसके जो समीप के कितने 4 ग्रह हैं ना उसके नज़दीक उनको सूर्य जला देगा। अब बात करते हैं व्हाइट होल की। व्हाइट होल किसे कहते हैं? जो व्हाइट होल है ना ये एक मात्र क्या है, परिकल्पना है। ये कोई साइंटिफिक बात नहीं है, ओनली क्या है, परिकल्पना है। ठीक है, इसमें क्या है, मान लिया जाता है कि जो सभी प्रकाश हो क्या एक ही बिंदु में आ रहे हैं। ठीक है, ये ओनली एक परिकल्पना है। ठीक है, बात करते हैं आकाशगंगा गैलेक्सी की। तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा जो तारों का समूह होता है ना उसको आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में असंख्यक तारों के समूह है। आकाशगंगा गैलेक्सी जिन्हें क्या है, ब्रह्मांड में क्या है असंख्यक तारों के समूह है जिनको आकाशगंगा गैलेक्सी कहते हैं। एक आकाशगंगा में लगभग कितने 100 अरब तारे होते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या है, मिल्की वे। हमारा अपना सूर्य जिस आकाशगंगा में रहता है ना उसको क्या कहते हैं? मंदाकिनी। जो हमारा सूर्य है ना जिस आकाशगंगा में रहता है उसे मतलब हमारी जो आकाशगंगा का नाम है वो मंदाकिनी है। ठीक है ना। सूर्य मंदाकिनी का चक्र लगाता है। जो सूर्य है ना वो मंदाकिनी का चक्र लगाता है। ठीक है ना। सूर्य मंदाकिनी का चक्र 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से लगाता है। और क्या होता है, और सूर्य को मंदाकिनी का एक चक्र पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? 25 करोड़ साल लगते हैं। ठीक है। हमसे सबसे करीबी तारा जो है, हमसे सबसे करीबी तारा वो है सूर्य। बट जो सूर्य के सबसे करीबी तारा वो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट है कि सूर्य के सबसे करीबी तारा कौन सा है, तो वो है आपके पास प्रोक्सिमा सेंचुरी। आकाशगंगा का आकार कैसा होगा? सर्पिला आकार होता है। ठीक है। तारे के इस जो तारे होते हैं ना इस सर्पिले आकार भुजा के क्या होंगे, किनारे में पाए जाते हैं। और जैसे जैसे तारों की जो है आयु क्या है बढ़ती जाती है ना आकाशगंगा के मध्य में जाने लगता है। मतलब जैसे जैसे उसकी आयु क्या है बढ़ती जाएगी जो तारे हो क्या आकाशगंगा के मध्य में जाने लगते हैं। और आकाशगंगा के मध्य को क्या, जो आकाशगंगा का मध्य का भाग है ना जहाँ पर तारे तब जाते हैं जब उनकी आयु बढ़ती जाती है उसको कहते हैं ब्लज। ठीक है। ब्लज में ब्लैक होल पाए जाते हैं और इसी ब्लज में क्या है ब्लैक होल भी पाए जाते हैं। ब्लज में तारों की संख्या अधिक होती है। जो ब्लज है ना उसमें तारों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। आकाशगंगा का निर्माण आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ है? आज से 12 वर्ष विलियन पूर्व हुआ है। ठीक है। अब देख लेते हैं आकाशगंगा का सर्वाधिक घनत्व केंद्र में होता है। जो आकाशगंगा है उसमें सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है आपके केंद्र में। अब बात करते हैं देवयानी की। देवयानी क्या है? ठीक है, हमारी मंदाकिनी के सबसे करीबी जो देवयानी है ना ये हमारी मंदाकिनी के सबसे करीबी मंदाकिनी पाई जाती है। ठीक है, सबसे करीबी मंदाकिनी देवयानी है। ठीक है, यह सबसे करीबी आकाशगंगा है। यह हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। और हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी इसके जो सबसे करीबी आकाशगंगा है वो है आपके पास देवयानी। ठीक है, कितनी दूर है इससे? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है। अब बात करते हैं NGC M33। ये क्या है? हमारी आकाशगंगा के दूसरे निकटतम आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा के पहले निकटतम आकाशगंगा कौन सी थी? वो थी आपके पास देवयानी। एंड सेकंड कौन सी है? सेकंड है आपके पास NGC M33 है। ठीक है। अब बात करते हैं आपके पास सुपरनोवा। 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर। 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर कहा जाता है। और हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं ना उसमें भी 3 आकाशगंगाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? जो हमने अभी पढ़ी कौन कौन सी? सबसे पहले मंदाकिनी। मंदाकिनी हमारी अपनी आकाशगंगा का नाम है। सेकंड पढ़ी हमने देवयानी जो हम हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? 2.2 मिलियन वर्ष पूर्व ऐसे पढ़ा था हमने कुछ, जो हाँ 2.2 मिलियन वर्ष दूर है। वो कौन सी आपके पास? वो है आपके पास देवयानी। और थर्ड पढ़ी हमने NGC M33। तो 3 आकाशगंगाओं को मिलकर बनता है सुपर क्लस्टर। ठीक है। अब बात करते हैं तारामंडल, ग्रुप ऑफ स्टार। सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष प्रकार की क्या होती है आकृति को क्या कहते हैं? हम तारामंडल कहते हैं। एंड जो प्रेजेंट टाइम में तारामंडल की संख्या कितनी है? वर्तमान में कितने तारामंडल हैं? तो वो है आपके पास 88।
और सेंट्रा तथा हाइड्रा, जो ये सेंट्रा और हाइड्रा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट तारामंडल है। सबसे प्रमुख तारामंडल कौन से? सेंट्रा और हाइड्रा, जिनमें से जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? हाइड्रा। हाइड्रा जो है सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो हाइड्रा है हमारे पास। बात करते हैं नक्षत्र की। नक्षत्र किसे कहते हैं? सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। क्या होते हैं? जो सूर्य के समीप जो तारों के समूह होते हैं ना, उनको नक्षत्र कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? नक्षत्रों की संख्या कितनी है? वो है आपके पास 27। नक्षत्र चंद्रमा के पथ को क्या है? विभाजित करते हैं। जो ये चंद्रमा के पथ को कौन विभाजित करते हैं? नक्षत्र करते हैं। और ये क्या है? वैदिक काल से प्रयोग में किए जा रहे हैं। नक्षत्रों का प्रयोग कब से किया जा रहा है? वैदिक काल से किया जा रहा है। और ये नोट है, भारतीय या मनुष्य नहीं आना था, ये गलत टाइप राइट हो गया है, यहाँ पर मनुष्य आना था। भारतीय मनुष्यों ने एक क्या है 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी क्या है? परिकल्पना की है। सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। भारतीय ज्योतिष पर भी क्या है? नक्षत्र का प्रभाव देखा गया है। ठीक है, सूर्य की गति नक्षत्रों से भी तेज होती है, बट जो सूर्य है ना, सूर्य की गति क्या है? नक्षत्रों से भी तेज होती है। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट नक्षत्र को देख लेते हैं, जैसे कि चित्रा, हस्त, विशाखा, श्रवण, घनिष्ठा, माघा, आंध्रा, अनुराधा, रोहिणी, ये कुछ इम्पोर्टेंट नक्षत्रों के नाम है, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं, नक्षत्र चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं। जो नक्षत्र है वो क्या है? चंद्रमा की गति पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र में लगभग एक दिन बिताता है। जो चंद्रमा है वो क्या है? प्रत्येक नक्षत्र पर कितने दिन बिताएगा? केवल एक दिन बिताता है। अब बात करते हैं ओरियन स्टार की, ओरियन तारामंडल की बात करते हैं। ठीक है, ये शिकारी की तरह दिखता है। जो ओरियन तारामंडल है किसकी तरह दिखेगा? ये शिकारी की तरह दिखता है। इसकी आकृति कैसी होती है? शिकारी की तरह होती है। और इसको हम क्या है? मृग भी कहते हैं। इसके बीच में तारों की अधिक संख्या है। जो आपके पास ओरियन तारामंडल है ना, इसके बीच में क्या है? तारों की अधिक संख्या है। और इसके दक्षिण पश्चिम में क्या है? साइरस तारा जो है वो किसके दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है? वो क्या है? आपके क्या बोलते हैं? हंटर तारामंडल के दक्षिण में पाया जाता है। अब बात करते हैं उर्सा मेजर की। लघु सप्तऋषि किसे कहते हैं? उर्सा का मतलब होता है सप्तऋषि। 7 तारों, सप्तऋषि मतलब कि 7 तारों के समूह को क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं। ठीक है, सप्तऋषि में तारों की संख्या कितनी होगी? सप्तऋषि में तारों की संख्या तो होती है 7, बट जो सप्तऋषि है, सप्तऋषि की संख्या कितनी होगी? सप्तऋषि की संख्या होती है 2। ठीक है, ये याद रखना कि सप्तऋषि में तारों की संख्या होगी 7 और सप्तऋषि की संख्या होगी 2। कौन से 2 सप्तऋषि होते हैं? लघु सप्तऋषि और आपके पास बृहद सप्तऋषि, ये 2 सप्तऋषि पाए जाते हैं। बात करते हैं लघु सप्तऋषि की, तो लघु सप्तऋषि का आकार क्या होता है? इसका आकार स्मॉल होता है। बट जो आपके पास बृहद सप्तऋषि है ना, इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है लार्ज, इसका आकार बड़ा होता है। ठीक है, और लघु सप्तऋषि और बृहद सप्तऋषि है ना, जो इनके बीच में क्या पाया जाता है? इनके बीच में एक और तारा पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ध्रुव तारा। जो लघु सप्तऋषि और बृहद सप्तऋषि, ध्रुव तारे के बारे में आपने सुना होगा। ये किसके बीच में पाया जाता है? ये लघु सप्तऋषि और बृहद सप्तऋषि के बीच में पाया जाता है। लघु सप्तऋषि तारों का एक समूह है, किंतु यह क्या है? सप्तऋषि के उल्टे आकार का होता है। ठीक है, ये तारों का एक समूह है, 7 तारों का एक समूह, बट ये क्या होता है? ये सप्तऋषि के उल्टे आकार का होता है। बात करते हैं बृहद सप्तऋषि की, तो यह भी क्या है? ये भी 7 तारों का एक समूह है, बट इसके ऊपरी तारे के ठीक सामने कौन सा तारा होता है? इसके ऊपरी तारे के ठीक सामने होता है आपके पास ध्रुव तारा अवस्थित होता है। अब देख लेते हैं ध्रुव तारा। यह सदैव क्या है? उत्तर दिशा में दिखता है। और ये क्यों उत्तर दिशा में दिखता है? क्योंकि ये क्या है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। और प्राचीन काल में जो ध्रुव तारा है ना, इसका यूज किसके लिए करते हैं? प्राचीन काल में ध्रुव तारे का यूज करते थे, दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था। ठीक है, अतः इसे क्या है? दिशा सूर्य सूचक भी कहते हैं। ध्रुव तारे को क्या कहते हैं? दिशा सूर्य सूचक भी कहते हैं, क्योंकि जो प्राचीन काल था इसमें ध्रुव तारे का यूज दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था। ध्रुव तारा सप्तऋषि के पास होता है। ठीक है, अब बात करते हैं साइरस तारे की। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि क्या था? जो ओरियन स्टार है ना, ओरियन स्टार के क्या है? दक्षिण पश्चिम में कौन सा तारा पाया जाता है? साइरस तारा। देख लेते हैं साइरस तारे के बारे में। जो साइरस तारा है ना, क्या है? सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस तारा है। ठीक है, और ये क्या? ओरियन के माध्यम से खोजा गया। जो ओरियन स्टार है इसके माध्यम से खोजा गया। ये कहाँ पाया जाता है? ओरियन तारे के दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है। ठीक है, और साइरस तारा क्या है? ओरियन तारे के पास पाया जाता है। साइरस तारा ओरियन तारामंडल के पास है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है बिग बैंग थ्योरी, बट हम इसको कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।